एक बार क्विक रिवीजन करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फटाफट आप मुझे बताओगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्यों लाया गया था? वाई वाज इट अर्जेंट? वाई, क्या नेसेसिटी था? वेरी गुड, प्रोटेक्शन के लिए और प्रमोशन के लिए, तीन चीजों का। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। क्लियर है? फिर मैंने बोला था क्या कोई भी इंप्लॉय को आप वर्कर बोल सकते हो क्या? नहीं। यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट में इंप्लॉय का मतलब बताया, ऑल द इंप्लॉयज आर नॉट द वर्कर्स, ओनली दोज इंप्लॉयज आर वर्कर्स हु आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वेरी गुड, दो कॉन्ट्रैक्ट बोला था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो एम्प्लॉयड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्कर। वेयर देयर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, जहां पर वर्कर्स का काम खाली सुपरवाइज नहीं किया जाता है बल्कि ये भी बताया जाता है आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है। एवरीथिंग इज बीइंग क्या? गाइडेड बाय द, सुपरवाइज्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? फिर हमने ये भी डिस्कस किया था यहाँ पे कि हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर कैसे इंश्योर किया जाता है। लास्ट क्लास डिटेल्स में यही डिस्कस किया था। सबसे पहला पॉइंट क्या था बताओ? चालू हो जाओ। एक वर्कर के हेल्थ को आप कैसे मेंटेन करोगे? और एक बात बताओ, सेक्शंस वगैरह याद है क्या? मैंने बोला था कितना नंबर से कितना नंबर, कुछ भी अगर याद हो तो ठीक है। 11 से चालू है, इतना भी याद है तो बहुत बड़ा बात है। ठीक है, इतना भी याद है तो बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो मेरे को बताओगे एक वर्कर का हेल्थ मेंटेन करने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट में कितने सारे प्रोविजंस दिए गए हैं? मतलब इतना तो शायद वर्कर को भी नहीं पता होगा, आप उन्हें बता देना जाकर। बोलो नंबर 1, क्लीननेस। क्लीननेस से आपको याद आ जाएगा कि यहाँ क्लीननेस का मतलब खाली बाहरी क्लीननेस का बात नहीं कर रहा है, आपके अंदर का भी साफ सफाई का बात कर रहा है, विच वॉज द लास्ट पॉइंट हियर। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोला क्लीननेस। यहाँ पे क्लीननेस में भी कितना डिटेल फॉर्मेट में हमने डिस्कशन किया था कि जो है डस्टिंग वगैरह होना चाहिए, वो तो डेली होना चाहिए, स्वीपिंग वगैरह डेली होना चाहिए, झाड़ू वगैरह डेली होना चाहिए, लेकिन जो फ्लोर मॉपिंग है वो हफ्ता में एक बार होना चाहिए, पेंटिंग होना चाहिए, वार्निशिंग होना चाहिए, वंस इन 5 years। फिर उसके बाद क्या बोला था? इम्परवियस सरफेस, उसका भी होना चाहिए क्लियरेंस वगैरह, क्लीनिंग, वो कितना बार में होना चाहिए? वेरी गुड, वंस इन 14 months। ठीक है, और क्या बोला था बताओ? ये वाला हो गया ना, क्लीननेस हो गया। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से बहुत सारा वाटर वगैरह निकल कर आ गया। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? क्लीननेस। फिर क्या पढ़ा था बताओ? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, है ना, एयर कंडीशनिंग का फैसिलिटी होना चाहिए। भर भर के लोगों को भर दे क्या फैक्ट्री के अंदर? सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के काम करेंगे क्या? ओवरक्राउडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, there should not be any overcrowding। इनफैक्ट इतना, मतलब मैं आपको बता रही हूं, इतना डिटेलिंग दिया है, ये भी बताया है कि एक एक वर्कर को कितना स्पेस मिलना चाहिए, बताया था। वेरी गुड, 14.2 क्यूबिक मीटर। ईच वर्कर शुड बी enjoying द स्पेस ऑफ 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस। याद है ये सब? क्लियर है? फिर और क्या बोला था? लाइटनिंग होना चाहिए, पीना मतलब क्या? ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? फिर उसके बाद बोला था यूरिनल्स वगैरह जो होता है ना, सुएज वगैरह, आपका मतलब आप समझ जाओ, आपके अंदर की साफ सफाई का बात कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए अरेंजमेंट। फिर इसको भी इतना डिटेलिंग दिया है। डिटेलिंग याद है क्या? क्या बोला था? 1 seat फॉर 20 वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। ठीक है, समझ में? सीट मतलब कौन सा सीट? ठीक है मैम, समझ गए, आपको ज्यादा नहीं बोलना है। ओके चलो, सेफ्टी। फिर अब किसका बात करें? सेफ्टी। सेफ्टी के लिए भी क्या फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है क्या? हाँ, बोला है कि भाई आप जो मशीन वगैरह है ना, उसको ऐसे ही खुला छोड़कर मत रख दो कहीं पे भी। मान लो मशीन से जो है क्या निकलते आता है? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होता है, आपने हाथ रखा, करंट आ गया, वहीं पे मर गए, खत्म, खल्लास। तो मशीन वगैरह को बांध के रखो पिंजरा के अंदर, फेंसिंग ऑफ मशीनरी करके रखो। ठीक है, फिर रिवॉल्विंग मशीनरी बोला था, लिफ्ट्स वगैरह होना चाहिए, स्टेयर केसेस होना चाहिए। हैवी मशीन को कैसे उठाओगे? बाहुबली की तरह कि पुलीज, लीवर, ये सब होना चाहिए, बोला था ना ये सब। फिर उसके बाद और बताओ, सेल्फ एक्टिंग मशीन। फिर उसके बाद ओपनिंग इन द फ्लोर, गड्ढा वगैरह बड़ा करके रखो ताकि कोई भी आके गिर जाए। समझ में आ रहा है? ओपनिंग इन फ्लोर्स वगैरह का मॉनिटरिंग करना है, समझ में आ रहा है? पिट्स वगैरह मतलब गड्ढा चेक करते रहो, पिट्स वगैरह नहीं है ना, नहीं तो लेबर आके उसमें गिर सकते हैं, तो ठीक से कवर्ड होना चाहिए। एक्सेसिव वेट्स का प्रोविजन, आईज का प्रोटेक्शन। सबसे ज्यादा ना डर होता है आंखों को चोट ना लग जाए, क्यों? बिकॉज ऑफ द हैजर्डस केमिकल वेस्ट फ्लाइंग इन द एयर, सब्सटेंसेस। तो यू शुड एंश्योर कि आपके जो वर्कर्स है वो क्या वियर कर रहे हैं? सनग्लासेस, काला चश्मा, जचता तेरी आंखों पे, ठीक है, सॉरी तेरे मुखड़ों पे, प्रोटेक्शन ऑफ आईज। क्लियर? फिर उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या? फ्यूम्स, गैसेस एटसेट्रा। क्लियर है?
फिर उसके बाद रिवॉल्विंग मशीनरी, फ्लोर, स्टेयर केसेस, ये सब हमने कर लिया। फिर बोला वेलफेयर, वेलफेयर के लिए तो भाई कितना चीज तुमको मतलब मिलेगा अगर आप फैक्ट्री में काम करोगे तो। बोल रहा है क्या, धोने का फैसिलिटी, सुखाने का फैसिलिटी, आराम से बैठने का, बैठने से मन भर गया तो लेट भी जाना, शेल्टर रूम है आपके लिए। फिर उसके बाद भूख लगा तो खाना भी खा लेना, कैंटीन फैसिलिटी है, ढाबा वगैरह आपके लिए। फिर कैंटीन में अगर मान लो ज्यादा खाना खा लिया, तबियत वगैरह खराब हो गया, फर्स्ट एड का सर्विसेज भी है। और मम्मियों के लिए क्रेचेस का भी सर्विसेज है कि आप अपने बच्चे को लेकर आओ, लेकिन बड़े बच्चे को नहीं, बच्चे अंडर द एज ऑफ 6 years वहां पे रखो। और लेकिन ये प्रोविजन कब होगा, जब आपके यहाँ मोर देन 30 women workers शुड बी देयर। फर्स्ट एड व्हेन मोर देन 500 वर्कर्स शुड बी देयर। फिर कैंटीन व्हेन मोर देन 250 वर्कर्स शुड बी देयर। और फिर उसके बाद और एक क्या था, शेल्टर रूम व्हेन मोर देन 150 वर्कर्स शुड बी देयर। बताओ ये सब याद है कि नहीं, चेक कर लो। हो गया, कोई डाउट है? एकदम याद हो गया अच्छे से? बताओ फटाफट मेरे को, यहां पर यंग पर्सन कौन होता है? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट यंग पर्सन के अंदर 2 जन कौन आते हैं? वेरी गुड, इट कैन बी आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट। या तो चाइल्ड हो सकता है या क्या हो सकता है, एडोलेसेंट। कोई डाउट है क्या यहां तक? फिर एक बात बताओ, यहां पे चाइल्ड कौन है? हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 15 years, नॉट 14 years। यहां पे चाइल्ड का मतलब क्या है? जिसने 15 साल का उम्र कंप्लीट किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सीखा था एडोलेसेंट कौन होता है? 15 साल के ऊपर लेकिन 18 साल के नीचे। एडल्ट कौन होता है? आप लोग जो कि 15 साल की 18 साल के ऊपर हो। यानी तुम लोग यंग समझते हो क्या अपने आप को? नहीं, यू आर एन एडल्ट, यू आर नॉट अ यंग पर्सन। आप एडल्ट हो। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत आप यंग नहीं हो, आप एडल्ट हो, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एडल्ट का मतलब होता है 18+ और यंग का मतलब होता है चाइल्ड या फिर एडोलेसेंट। याद है ये सब? चलो वेरी गुड। चलो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैन वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक? वेरी गुड, चलो आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, ग्रुप वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे बताओ? व्हाट डज द वर्ड ग्रुप या व्हाट डज द वर्ड रिले और शिफ्ट मींस? तो देखो ना, ग्रुप, रिले और शिफ्ट का मतलब क्या होता है? आई एम टेलिंग यू व्हाट डज द वर्ड ग्रुप, रिले और शिफ्ट मींस। ध्यान से सुनना। कुछ भी लिखना नहीं है, मैं सब कुछ डिक्टेट करवा के लिखवा दूंगी, खाली एंजॉय द लेक्चर। सुनना ध्यान से। when the same nature of work is carried by 2 or more different set of worker at different period of time, that is called as a concept of group, relay or shift। मैंने क्या बोला? same nature of work, same काम, क्या बोला मैंने? same nature of work, ठीक है। when the same nature of work is being carried by, क्या बोला मैंने बताओ? 2 or more sets of worker, ठीक है। 2 or more sets of worker, 2 or more sets of worker। और मैंने क्या बोला? सेम टाइम में कि अलग अलग टाइम में? अलग अलग टाइम में, ड्यूरिंग 2 different periods of time, 2 अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में उन लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में उन लोग क्या कर रहे हैं? काम। यानी काम एक ही है, काम एक ही कर रहे हैं। अब बोल रहे कुछ वर्कर जो है ना, वो काम कब कर रहे हैं? मॉर्निंग का 8 आवर्स के शिफ्ट में। और कुछ वर्कर बोल रहे हैं हम लोग ओवर टाइम करवा रहे हैं, लेकिन ओवर टाइम के लिए दूसरे सेट ऑफ वर्कर आ रहे हैं, और टाइम भी क्या है? लेट नाइट का टाइम है। तो समझ में आ रहा है? लेकिन वर्क क्या है? सेम। वर्क क्या है? सेम। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका गनी बैग्स बनाने का क्या है? धंधा है। यू आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? गनी बैग्स। तो गनी बैग्स का प्रोडक्शन ना मेरा फैक्ट्री 2 शिफ्ट के अंदर कर रहा है। आई एम प्रोड्यूसिंग द गनी बैग्स अंडर 2 शिफ्ट। एक शिफ्ट मेरा क्या है? मॉर्निंग शिफ्ट, जो कि चालू हो रहा है 6 बजे से लेकर, जो कि खत्म हो जा रहा है कब? 12 बजे तक। समझ में आ रहा है? 6 से 12 यानी कितना घंटा हो गया? 6 से 12 यानी 6 घंटा हो गया। 6 घंटे का एक शिफ्ट है। फिर मैं बोल रही हूँ एक मेरा इवनिंग शिफ्ट है। इवनिंग मेरा 6 बजे से काम चालू होता है, अगेन रात में 12 बजे तक चलता है। तो 2 अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइम पीरियड में सेम ही काम हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द गनी बैग्स। 2 अलग अलग टाइम पीरियड में क्या काम हो रहा है? सेम काम हो रहा है कि अलग अलग काम हो रहा है? सेम काम। सेम काम मतलब प्रोडक्शन ऑफ द गनी बैग्स। समझ में आ रहा है? और ये दोनों शिफ्ट में ना वर्कर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग, अलग अलग वर्कर। समझ में आ रहा है? तो ये जो अलग अलग सेट ऑफ वर्कर बोला ना, इसको बोलते हैं ग्रुप या रिले। The different set of worker are called as group or relay, and the different period of time is called as shift। जो अलग अलग टाइम पीरियड है उसको क्या बोल रहे हैं? शिफ्ट। अलग अलग वर्कर के सेट को क्या बोल रहे हैं? ग्रुप या फिर रिले। बताओ कोई डाउट है यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर।
एकदम क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बोला था फैक्ट्रीज एक्ट का ना कितना सारा जो प्रोविजंस वगैरह है ना वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड बहुत सारा चीज है जिसके बारे में रूल्स वगैरह कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट, अब हम लोग पढ़ने वाले 3 सेक्शन। सेक्शन 3 किसका, सेक्शन 3 फैक्ट्रीज एक्ट, सेक्शन 3 सेक्शन 4 और सेक्शन 5 और सेक्शन 6, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 सेक्शन 6 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट किसके बारे में बात कर रहा है। तो अब ध्यान से सुना, सेक्शन 3 किसके बारे में बात कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट का पावर के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट जितनी बार भी आप देखोगे ना सीजी का बात नहीं होगा, किसका बात होगा, एसजी, क्योंकि इट इज अ स्टेट अफेयर ना। फैक्ट्रीज अलग अलग स्टेट में होते हैं ना कि पूरा एक कंट्री में एक फैक्ट्री होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा। यहाँ किसका बात हो रहा है, एसजी का। किसका बात हो रहा है, एसजी बोले तो। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर। क्या चीज का पावर, टू मेक रूल्स विथ रेफरेंस टू द टाइम ऑफ द डे, ठीक है ना। व्हाट डज द वर्ड टाइम मींस, एक बात बताओ, हमने कितनी जगह पढ़ा है, आगे इनफैक्ट पढ़ाऊंगी कि जो फैक्ट्री है ना उसमें कितना देर काम करने के बाद कितना एक्स्ट्रा वर्क ऑफ आवर्स करोगे कि उसको ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग आगे जाके करेंगे। तो ये जो टाइम वगैरह का कंप्यूटेशन है ना, क्या बोला मैंने बताओ, रेफरेंस टाइम। क्या बोला मैंने, रेफरेंस टाइम। तो ये टाइम वगैरह का कंप्यूटेशन कैसे होगा, अगर एक इंडियन फैक्ट्री है, समझ में आ रहा है, तो वहां पे तो रेफरेंस टाइम हम लोग क्या लेंगे, हमारा जो नॉर्मल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इट इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। पता है नहीं, जीएमटी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सब ज्योग्राफी में शायद बचपन में पढ़ा होगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 आवर्स क्या है, अहेड है, आगे है किसके, ग्रीनविच मीन टाइम के। पता है नहीं सब। तो जो जनरली मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारे इंडियन फैक्ट्री होंगे ना तो हम लोग जो लोकल टाइम फॉलो करते हैं वो यही टाइम फॉलो करते हैं। बट आज मान लो कोई ऐसा फैक्ट्री आ गया जिसका ओनर, जिसका ऑक्यूपायर कोई फॉरेनर है, वो बोले नहीं हम ये वाला टाइम नहीं फॉलो करेंगे, हम अपने यूएस के हिसाब से टाइम फॉलो करेंगे, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। तब इन दैट केस पता है क्या होगा, जो एसजी है, स्टेट गवर्नमेंट, वो रूल्स बनाएगा विथ रेफरेंस टू द क्या, डे टाइम, विथ रेफरेंस टू द टाइम ऑफ द फैक्ट्री, वेयर in those factory the Indian standard time which is 5.5 hours ahead of the GMT is not being considered, is not being ordinarily applied। यानी कोई फैक्ट्री बोर्ड है ना, हम इसको अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तब इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है कि वो क्या बनाकर देगा, रूल्स बनाकर देगा विथ रेफरेंस टू द टाइम ऑफ द डे। He will make rules with reference to the time of the day. That is covered under which section? Section number 3। बताओ क्लियर है कि नहीं, वापस से बोलो। सेक्शन 3 किसको पावर दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को। क्या चीज के बारे में, रूल्स बनाने के लिए। रूल्स बनाने के लिए क्या चीज के बारे में बताओ, रूल्स फॉर व्हाट, फॉर क्या, हाँ, टू मेक डे एंड टाइम, टू मेक क्या, रेफरेंस वगैरह बताने के लिए कि तुम टाइम किसको लोगे, समझ में आ रहा है। टू क्या, टू मेक रूल्स विथ रिगार्ड टू रेफरेंस ऑफ द, फॉर द टाइम ऑफ द डे, टू मेक क्या, रूल्स रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ द टाइम ऑफ द डे। ये किसको पावर दिया सेक्शन 3 ने, स्टेट गवर्नमेंट को, नॉट सीजी। क्या दिया हुआ, किसको दिया हुआ बताओ, एसजी। कोई डाउट है क्या यहाँ तक। तो ये सब ना मिसलेनियस टॉपिक है, मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी फैक्ट्रीज एक्ट में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था हमने कवर कर लिया, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारे क्या मिसलेनियस टॉपिक्स है जो आप कर भी सकते हो और नहीं भी, बट कर लोगे तो अच्छा है। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है ना, कितनी बार आउट ऑफ द बॉक्स भी जाकर क्वेश्चन दे सकता है, तो इसलिए सब करके जाना ही बेहतर है ना। कम से कम ये तो एश्योरेंस रहेगा कि ये चैप्टर से कुछ भी है हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है सेक्शन 4 ने भी अगेन किसको पावर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। अब क्या बोल रहे हैं ना, सपोज करो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, समझ में, इतना बड़ा फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री जानबूझ के ना बहुत बड़ा फैला हुआ है। अब फैक्ट्री ओनर क्या कर रहा है ना, इसका एक्चुअली ना अलग अलग फैक्ट्री होता, 3-4 फैक्ट्री होता, बट जानबूझकर फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन वगैरह को कम करवाने के लिए इसने क्या बोला, ये मेरा एक ही फैक्ट्री है। जबकि इस फैक्ट्री में आप देखोगे 4 डिपार्टमेंट अलग अलग, और चारों डिपार्टमेंट ना अलग अलग कुछ काम हो रहा है, समझ में आ रहा है। बहुत बड़ा फैक्ट्री है, मतलब इतना बड़ा फैक्ट्री है, यहां से लेकर समझ लो फैला हुआ है एकदम आपका गिरिशपाक क्रॉसिंग तक, ठीक है, इतना बड़ा फैक्ट्री है। तो आपको समझ में आ रहा है, दिस एन एब्सर्डिटी, मतलब ये एक फैक्ट्री नहीं होकर 3-4 फैक्ट्री होना चाहिए। तो अब वो बंदा क्या बोल रहा है, ओनर क्या बोल रहा है, नहीं ये मेरा एक ही फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग 4-5 तो मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट्स बना रखा है। क्या बना रखा है, ये मेरा डिपार्टमेंट 1 है, ये मेरा डिपार्टमेंट 2 है, ये मेरा डिपार्टमेंट 3 है, ये मेरा डिपार्टमेंट 4 है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ओनर बोल रहा है मेरा 4 डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है तो वो चाहेगा तो वो क्या कर सकता है, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे सकता है इन राइटिंग कि ये तुम 4 अलग अलग डिपार्टमेंट को ना क्या ट्रीट करो, 4 अलग अलग फैक्ट्री।
समझ में आया? So when the 4 departments in a factory is taken as a single factory, it might be possible that the state government can give a order or a notice in writing to the occupier of the factory to treat these 4 different departments as a single factory, as a 4 different factory, as a 4 different factory. समझ में? यानी यहाँ पे क्या ऑर्डर दे दिया राइटिंग में कि तुम 4 अलग अलग डिपार्टमेंट को, भले ही तुम बोल रहे हो कि वो क्या है मेरा एक फैक्ट्री, इसको तुम क्या मानो 4 फैक्ट्री अलग अलग मानो. ठीक है, ये कौन दे सकता है बताओ? ऑर्डर इन राइटिंग, नोटिस इन राइटिंग, स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट खुद भी कर सकता है, या फिर कितनी बार क्या होता है ना, मान लो ऑन एप्लीकेशन ऑफ द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ओनर ही बोल रहा है कि भाई एक काम करो ना गवर्नमेंट, तुम मेरा ये जो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, इसको मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, तुम इसको 4 फैक्ट्री के तौर पे ट्रीट करो. तो ओनर खुद भी कन्वर्ट करवा सकता है, ऑक्यूपायर खुद भी कन्वर्ट करवा सकता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से भी कर सकता है. क्या? एट इज ओन डिस्क्रिशन कैन कन्वर्ट द 4 डिपार्टमेंट ऑफ द सेम फैक्ट्री इनटू 4 डिफरेंट फैक्ट्री, या वाइस वर्सा. या वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब मान लो 2 तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, एकदम छोटा छोटा फैक्ट्री, एकदम आस पास चिपका हुआ है. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगा भाई, ऑर्डर इन राइटिंग कि भाई तुम लोग ना इन दोनों को अलग अलग फैक्ट्री मत समझो, बट दिस इज ओनली 1 फैक्ट्री. तो या तो क्या बोला मैंने, 4 डिपार्टमेंट को 4 अलग फैक्ट्री बना सकता है, यानी एक फैक्ट्री को डिवाइड कर सकता है 4 फैक्ट्री में, या 4 फैक्ट्री को कंसोलिडेट कर सकता है एक फैक्ट्री में. ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास. कौन दे रहा है इसको ये पावर? सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट. सेक्शन याद हुआ तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो अच्छा बात है. समझ में आ रहा है? तो यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री टू बी डिफरेंट फैक्ट्रीज, या फिर क्या है पावर, क्या डिक्लेयर कर सकता है? डिफरेंट फैक्ट्रीज को टू कंसिडर एज 1 फैक्ट्री, आइदर ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द क्या, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्यूपायर. कोई डाउट है यहां तक? तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, सेक्शन 4. सुनो ना, सेक्शन 5 तो गजब का सेक्शन है, भयानक बड़ा सेक्शन है, मतलब भयानक, मैं बता रही हूं ऐसा सेक्शन है ना जो ऐसा पावर दे रहा है ना, किसको? फिर सीजी किसको दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल की स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा सारा पावर दे रहा है. पता है क्या पावर दे रहा है? कि सुनो स्टेट गवर्नमेंट, तुमको पावर दे रहे हैं कि अगर तुमको लग रहा है कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, कोई पब्लिक इमरजेंसी आ गया, तो तुमको पावर दिए हैं कि तुम पूरे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को क्या कर सको, रिवोक कर सको. समझ में आ रहा है? यानी उनको एक छूट दे रहा है कि आप पूरे के पूरे प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट को एग्जेम्प्ट कर सकते हो. क्या कर सकते हो? एग्जेम्प्ट. यानी पूरा का पूरा एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा अगर कोई स्टेट ऑफ क्या आ गया, पब्लिक इमरजेंसी. मान लो इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, मान लो कोई किसी कंट्री ने अटैक कर दिया, मान लो चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया. समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा घबरा चुका है, अब फैक्ट्री को देखेगा कि इमरजेंसी को केटर करेगा. समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस ये एक्ट खुद एक्सप्लिसिटली पावर दिया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप जो है ना फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन को एग्जेम्प्ट कर सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी प्रिवेलिंग इन योर स्टेट और इन द कंट्री. समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट अंडर situation of क्या, public emergency. This power has been given under which section? Section 5. To which body? State government. कोई डाउट है? लेकिन बोले एक सेक्शन को हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, सारे सेक्शन को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे सेक्ट का, एक सेक्शन को नहीं करेंगे. जानते हो क्या? सेक्शन 67. मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, सेक्शन 67 पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ा है. पता है ये सेक्शन क्या बोलता है? खुद सोचो ना, कुछ ऐसा ही सेक्शन होगा जो कि ऑलरेडी मतलब ऐसा है जो आप नहीं कर सकते कभी भी. बोल रहा है कि इसमें सेक्शन 67 में एक प्रोहिबिशन है जो कि बोलता है आप बच्चों से ना फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो. 14 साल के नीचे के बच्चों से आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते. तो अगर इमरजेंसी आ गया क्या 14 साल के बच्चों को फैक्ट्री में झोंक दोगे क्या? वो तो अभी भी होना चाहिए ना कंटिन्यू. तो बोल रहे सेक्शन 67 जो है ना वो एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. लेकिन बाद बाकी सारा सेक्शन ऑफ दैट कैन बी एग्जेम्प्टेड. ये पावर किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को दिया. किसने दिया एक्सप्लिसिटली? सेक्शन 5 ने दिया. क्लियर है? लेकिन क्या बोला है ना कि आप अब जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 5 को इन्वोक कर दिया, उसने एग्जेम्प्ट करवा दिया. अब बोल रहा है वापस से, एक बात बताओ, इमरजेंसी चलते रहेगा क्या जिंदगी भर? इमरजेंसी तो ठीक होगा ना, तो भी क्या स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं हम नहीं हटाएंगे? समझ आ रहा है? मेरे को पावर मिला है ना, अभी भी यही चलेगा. हम फैक्ट्रीज एक्ट का जो है सारा प्रोविजन को क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिए. फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. भाई ऐसे नहीं चलेगा. आपने ये जितना भी एग्जेम्पशन वगैरह लाया है ना, ये कब तक वैलिड होगा? 3 महीने तक. कब तक वैलिड होगा? 3 महीने तक. एट अ टाइम इट विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ. लेकिन अगर मैम इमरजेंसी 6 महीने चला तब, 1 साल चला तब, तुम वापस से ले आओ ना. वापस से तुम क्या करो? वापस से तुम क्या करो? रूल्स बनाओ इसके लिए. समझ में आ रहा है? वापस से इसके लिए रूल बनाओ. सो बाय पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट द स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू एग्जेम्प्ट क्या?
the particular state from the applicability of the provisions of this particular act, except for which section? Section 67. And all those such restriction will be applicable at a single point of time for a period of maximum 3 months. For a period of maximum 3 months. मैम अगर 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए ये सब चल रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग? वापस से लेकर आओ, वापस से पास कर दो, ऑफिशियल गैजेट में वापस से पब्लिश कर दो. बताओ, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? अगेन सेक्शन 6 किसको पावर दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट. सेक्शन 6 भी किसको पावर दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट. क्या चीज का पावर दे रहा है जानते हो? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि आप रूल्स बना सकते हो. रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, अप्रूवल ऑफ द फैक्ट्रीज. समझ में आ रहा है? फैक्ट्रीज को लेके जो आपका है ना लाइसेंसिंग वगैरह का रिक्वायरमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का रिक्वायरमेंट है, तो वो सबसे रिलेटेड जो रूल्स है ना, वो कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट. बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये किसको पावर दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को. क्या चीज करने के लिए? क्या रेगुलेट करने के लिए? रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग ऑफ द फैक्ट्रीज कवर्ड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. फैक्ट्री का भी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था. बोलो फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या था? फैक्ट्री क्या होता है? फटाफट बताओ. फैक्ट्री होने के लिए एक प्रीमाइस होना जरूरी है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है, और हाँ, नंबर ऑफ वर्कर्स को भी स्पेसिफाई किया गया है. मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी 10 विद द एड ऑफ पावर एंड इट शुड बी 20 विदाउट द एड ऑफ पावर. एंड ऑल्सो मैंने 3 चीज बताया था जिसको फैक्ट्री के परव्यू के अंदर नहीं माना गया है. क्या क्या बोला था बताओ? रेलवेज, रनिंग शेड, और क्या बोला था? माइंस बोला था, और एक बोला था ईटिंग प्लेसेस, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, और मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. ये सब याद नहीं है तो भाई दिक्कत है. यही सब तो चैप्टर का जान है, चार्म है. तो ये सब भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? बताओ, पूरा क्लियर है कि यहां तक? कोई डाउट है? चलो एक बार पूरा यहां तक हम लोग लिखेंगे और एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से. देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रखा है. ये देखो क्या क्या डिस्कस किया. देखो ना, सबसे पहले कौन सा सेक्शन डिस्कस किया बताओ? अभी कुछ लिखोगे नहीं, पहले सुनो. सेक्शन 3 में क्या बोल रहा है? देखो, रीड. सेक्शन 3 में आपको क्या बोल रहा है? बोलो. एसजी का मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर क्या? रेफरेंसेस टू द टाइम ऑफ द डे, जहां पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि कितना है 5.5 आवर्स अहेड ऑफ क्या? जीएमटी इज नॉट ऑब्जर्व. तो कहां ऑब्जर्व नहीं होगा भाई? फॉरेन कंपनीज लोग आ रहे हैं, अपना ये जो है ना टाइमिंग वगैरह कैलकुलेशन कर रहा है, बोल रहा नहीं हम ये आईएसडी वगैरह समझते नहीं है, आईएसटी वगैरह नहीं समझते. तब उसके लिए क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगा? रूल्स बनाएगा. स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू मेक द रूल्स, क्या? विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ द डे. क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी क्या? सेपरेट फैक्ट्रीज, या 2 और मोर फैक्ट्री टू बी या क्या? सिंगल फैक्ट्री. सेक्शन किस में कवर्ड है? सेक्शन 4. समझ में आया? कोई डाउट है? अब यहां पे क्या बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन और एन एप्लीकेशन मेड, खुद से भी कर सकते हैं, या मैंने क्या बोला था? एप्लीकेशन कौन करेगा? ऑक्यूपायर कर सकता है ना भाई, ऑर्डर इन राइटिंग. फिर तीसरा क्या बोला? पावर टू एग्जेम्प्ट क्या? ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी. पब्लिक इमरजेंसी मतलब क्या भाई? लड़ाई वगैरह छिड़ गए, या आपका कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, आपके कंट्री का सिक्योरिटी इज गेटिंग थ्रेटेंड. समझ में आ रहा है? तो देखो क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वेयर इन ऑफिशियल गैजेट एग्जेम्प्ट कर सकते हैं एनी फैक्ट्री को फ्रॉम ऑल. उसका मर्जी कि वो पूरा को एग्जेम्प्ट करवाएगा कि कुछ कुछ प्रोविजंस को एग्जेम्प्ट करवाएगा, लेकिन एक सेक्शन को एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकता, जो कि क्या? सेक्शन 67. और मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना बोला? 3 महीना का बोला एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. कोई डाउट है यहां तक? फिर उसके बाद क्या बोला बताओ? सेक्शन 6 में पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाना विद रेफरेंस टू क्या? अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज. बताओ यहां तक लनुआ की नहीं? और ये पढ़ो, ग्रुप और रिले का मतलब मैंने क्या बोला? रीड इट. वेयर वर्क ऑफ सेम काइंड, सेम नेचर इज कैरिड ऑन क्या? 2 और मोर डिफरेंट वर्कर सेट, या 2 और मोर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. ईच सेट इज कॉल्ड अ ग्रुप, है ना, और ईच पीरियड इज कॉल्ड अ शिफ्ट. ग्रुप बोल सकते हैं या रिले बोल सकते. लिखो यहां तक हेडिंग दो, ग्रुप और रिले और शिफ्ट. सेक्शन 2R है, बट अगेन आप समझ रहे हो, याद हुआ तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो दिमाग मत लगाओ इतना सेक्शंस वगैरह के ऊपर. चलो लिखो हेडिंग दो सबसे पहले वेरी क्विकली. ग्रुप ऑब्लिक रिले ऑब्लिक शिफ्ट. ग्रुप ऑब्लिक रिले ऑब्लिक शिफ्ट. ग्रुप, रिले और शिफ्ट. तो यहां पे समझो, व्हेन वर्क ऑफ द सेम काइंड, कौन कैरी कर रहा है? अलग अलग सेट ऑफ वर्कर ना, 2 और मोर
सेट ऑफ वर्कर और डिफरेंट पीरियड में काम कर रहे हैं क्या? हाँ, तो सेट को क्या बोलते हैं? जो वर्कर का सेट है उसको ग्रुप ही तो बोलेंगे ना भाई, ग्रुप बोलो या क्या बोलो, रिले। और पीरियड को क्या बोलेंगे? शिफ्ट। समझ गए? तो लिख लेना, ग्रुप इज इक्वल टू, सेट इज इक्वल टू ग्रुप ऑब्लिक रिले, और पीरियड इज इक्वल टू शिफ्ट। पीरियड इज इक्वल टू शिफ्ट। हो गया क्या? ग्रुप रिले शिफ्ट हो गया। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या किया कि क्या क्या पावर दिया गया है ना स्टेट गवर्नमेंट को, क्या क्या चीजों का, तो लिख लो हेडिंग, स्टैट्यूटरी एजेंसीज एंड देयर पावर्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 3 से 6 हमने इसमें डिस्कस किया, यस और नो? अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो, सेक्शन 3 टाइम ऑफ द डे। तो बस हेडिंग याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। नहीं याद रहेगा क्या? बताओ कि नॉर्मली हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडिया में क्या मानते हैं? आईएसटी प्लस 5 क्या एंड हाफ आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। लेकिन मान लो अगर वो कोई टाइम फॉलो नहीं कर रहा है, तब फिर किसको पावर दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो रूल्स बना सके विथ रेफरेंस टू क्या? टाइम ऑफ द डे। ठीक है? फिर वैसे ही सेक्शन 4 में पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो दो अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग फैक्ट्री मान सकता है, या फिर दो अलग अलग फैक्ट्री को एक फैक्ट्री मान सकता है। आईएसटी मतलब क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम है वो, हाँ जीएमटी। सबने सुना होगा यार जीएमटी के बारे में। हो गया क्या 3 और 4? सेक्शन 3 सेक्शन 4। एग्जाम में एसजी मत लिख करना, स्टेट गवर्नमेंट लिखना। अच्छा, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट को अलग अलग फैक्ट्री बनाना जो मैंने बोला है, ये क्या अपने आप भी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट? और ऑक्यूपायर के बोलने से भी कर सकता है क्या? हाँ, बट एक ऑर्डर इन राइटिंग पास करना होगा। और पब्लिक इमरजेंसी में क्या हम लोग इस एक्ट के प्रोविजंस को एग्जाम कर सकते हैं क्या? हाँ,
हम नहीं, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक सेक्शन को हटा नहीं सकता, 67। और ये एग्जेम्पशन कब तक चलेगा? 3 महीने तक, नॉट मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 months एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ऑफिशियल गैजेट है, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट है। exempt any factory or class of factory from all or any of the provisions of this act except for section 67। क्योंकि सेक्शन 67 किसके बारे में बात करता है? बोला था ना मैंने, हाँ, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड वर्किंग इन फैक्ट्री। इतना डिटेल आपके मैट में नहीं दिया है ये सब, बस लिख दिया सेक्शन 67 एंड दे हैव नॉट डिस्कस सेक्शन 67 एनीवेयर इन योर चैप्टर। मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना भाई क्या चीज का सेक्शन है जिसमें पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का हटाने का, ठीक है, एग्जाम करने का। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स विद रेफरेंस टू अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज। फटाफट लिखो। तो मतलब समझ लो ये सब टॉपिक है। मेन इंटरेस्टिंग पार्ट पहला 2 क्लास था फैक्ट्रीज एक्ट का। अब ये रिमेनिंग पोर्शंस करे थोड़ा सा उतना मजेदार नहीं है जितना पहला 2 क्लास था, बट हाँ पढ़ना सब पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। और इनफैक्ट लर्न हो गया होगा, अच्छे से लर्न हो गया है। डन। अब सुनो ना, अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। क्लोज योर कॉपी, एंजॉय द लेक्चर। अब यहां पे क्या बोल रहा है ना, अगेन स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो 4 अलग अलग टाइप के एजेंसीज को या लोगों को अपॉइंट कर सकता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। आपने एक्ट बना दिए, अब एक्ट को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं ये सब कौन देखेगा? हर जगह जाके स्टेट गवर्नमेंट चेक करेगा क्या? बताओ, स्टेट गवर्नमेंट जा जाकर चेक करेगा क्या? बताओ, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? ममता दीदी। तो क्या दीदी हर जगह निकल जाएगी कि हर फैक्ट्री में जा जाकर देखेगी हो रहा है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, वर्कर लोग को फेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि नहीं, वर्कर लोग का सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, वेलफेयर के लिए प्रॉपर्ली सारे जो इतने सारे प्रोविजंस दिए गए हैं एक्ट के अंदर उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं? तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है ना। आज मान लो जानबूझकर कोई फैक्ट्री का जो ओनर है ना हैजार्डस केमिकल वगैरह में काम करवा रहा है विदाउट इवन फॉलोइंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर द वर्कर, ना उन्हें गॉगल्स दे रखा है, ना उन्हें ग्लेयर्स दे रखा है, ना उन्हें ग्लव्स वगैरह दे रखा है, तो आए दिन कोई ना कोई वर्कर जो है ना कोई स्किन एलर्जी कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई स्किन डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई मर जा रहा है, कोई सलट जा रहा है। तो अब ये सब चीजों का इंसाफ कौन करेगा भाई? कौन देखेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पे 4 लोगों के लिए बताया गया, 4 लोग होंगे जो चेक करेंगे मिलकर कि provisions of the Factories Act is being properly administered by the owner or occupier of the factory। तो ये 4 लोग कौन है? इंस्पेक्टर। वाओ, यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्टर खेलेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर आएगा क्या? अरे नहीं, ये वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ये खाली इंस्पेक्टर किसका है? फैक्ट्रीज एक्ट का इंस्पेक्टर है। समझ मारे? तो मैंने क्या बोला? कौन आएगा बताओ? इंस्पेक्टर। कौन आएगा बताओ? इंस्पेक्टर। यानी मैम इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? किसके पास पावर है इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने का? स्टेट गवर्नमेंट। तो मैम आप बोलना क्या चाह रहे हो? हर अलग स्टेट में अलग अलग इंस्पेक्टर? अरे समझो, एक स्टेट में कितने सारे फैक्ट्री होंगे, तो आप एक ही क्या इंस्पेक्टर अपॉइंट करोगे पूरे इंडिया के लिए? हर एक स्टेट का अलग अलग इंस्पेक्टर होगा ना, और एक इंस्पेक्टर नहीं होता, बहुत सारे इंस्पेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं। जो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ते जा रहा है, हैजार्डस नेचर था फैक्ट्री का, तो कैसे पता चलेगा कि उनका जो बीमारी है ना वो किसकी वजह से हुआ है? आपके हैजार्डस प्रोसेस ऑफ द फैक्ट्री की वजह से हुआ है। कैसे पता चलेगा? तो हम लोग एक काम करेंगे ना, हम लोग हाईली क्वालिफाइड सर्टिफाइड सर्जन्स भी रखेंगे। अब बाहर वाले डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, आप लोग पैसा वगैरह खिलाकर, कंपनी तुम तो बड़ा आदमी है ना,
कंपनी का डायरेक्टर हुआ या कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हुआ, पैसा वगैरह खिलाकर प्राइवेट डॉक्टर को मुंह चुप करवा देगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है हम अपना ही किसको अपॉइंट करके रखेंगे, सर्टिफाइड सर्जन। किसको अपॉइंट करके रखेंगे, सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन मतलब आप समझ लो डॉक्टर, एक टाइप का डॉक्टर हुआ जिसके पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है। ही इज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ही इज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको डिग्री वगैरह मिला है। किसके अंदर डिग्री मिला है, इंडियन मेडिकल एक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है, इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है, ये सब के अंदर उसको क्या मिला है, डिग्री मिला है। उसको बोलते हैं क्या, सर्टिफाइड सर्जन हु इज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये इसका क्या काम क्या होगा, ये क्या है, डॉक्टर वगैरह भी हम लोग लेके बैठेंगे। हाँ क्यों, क्या काम है, क्या चेक करेगा, चेक करेगा जाकर भाई यंग पर्सन का हेल्थ ठीक है कि नहीं। क्योंकि यंग पर्सन को अगर आप फैक्ट्री में काम करवा रहे हो और यंग पर्सन के अंदर दो जन आते हैं, आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट, तो उनका तो टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप वगैरह हेल्थ का होना चाहिए ना, उनका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं ठीक से। फिर या फिर उन लोगों का जिन लोग हैजर्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, डेंजरस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनका भी तो हेल्थ चेकअप का दरकार है। तो उनको क्या करना, एग्जामिन करना, किसका काम रहेगा, सर्टिफाइड सर्जन। तो जब मर्जी किया, मान लो कि कोई एसिड इंडस्ट्री एसिड वगैरह बनाता है, फिनाइल वगैरह बनाता है, तो वहां पे तो डर है ना कि लेबर लोग के संग जो है बहुत सारा डिजीज वगैरह हो जाता होगा, इलनेस हो जाता होगा, इंजुरी हो जाता होगा। तो टाइम टू टाइम कौन जाकर चेक करेगा, सर्टिफाइड सर्जन। जब मर्जी स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये फैक्ट्री में ना ओनर बहुत बदमाश है और यहाँ से कितने सारे कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रहे हैं। कैजुअलिटीज मतलब समझ रहे हो, आए दिन कभी कोई वर्कर उड़ रहा है, कभी कोई वर्कर मर जा रहा है, तो एक बार इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा ना। तो जाकर उन लोग जो वर्कर्स है उनका हेल्थ कंडीशंस वगैरह चेक करेगा। कौन चेक करेगा, सर्टिफाइड सर्जन। और सर्टिफाइड सर्जन को अपॉइंट करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट। कोई डाउट है, इसके अलावा ना वही, और मेरे को बताओ ना वर्कर लोग का क्या इंश्योर करना था, ये तो हेल्थ हो गया, और दो पॉइंट क्या था, सेफ्टी और वेलफेयर। तो दो ठो और ऑफिसर रख लो ना, एक ठो ऑफिसर का नाम रख लो वेलफेयर ऑफिसर, एक क्या रख लो वेलफेयर ऑफिसर, और एक क्या रख लो बताओ, और एक क्या रख लो सेफ्टी ऑफिसर। एक क्या रख लो वेलफेयर ऑफिसर और एक क्या रख लो सेफ्टी ऑफिसर। समझ में, तो चार लोगों को अपॉइंट किया गया। समझ में आ रहा है, चार लोगों को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। क्यों अपॉइंट करेगा, इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। तो ये चार एजेंसीज या चार लोग कौन है, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइड सर्जन, वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। क्लियर है, कोई डाउट है। अब ध्यान से सुनना, इंस्पेक्टर को हैज बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। सेक्शन 8 में इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया है, सेक्शन 9 में इंस्पेक्टर का पावर के बारे में बात किया गया है, ड्यूटीज के बारे में बात किया गया है। सर्टिफाइड सर्जन नेक्स्ट सेक्शन बताओ, सेक्शन 10। वेलफेयर ऑफिसर बताओ नेक्स्ट सेक्शन, झूठे 11 बेशरम 11 होगा, 11 तो तुम लोग किया था वहां क्लीननेस में, तो 11 तो होगा नहीं, बुद्धि लगाया करो थोड़ा। कैसे होगा 11, नहीं होगा ना 11। 11 के बाद 12 13 कंटिन्यू था, 11 के बाद पूरा वहां तक था। ऐसा सेक्शन है जो तुम सोच भी नहीं सकता, तुम्हारे सोच के परे है, तो मत सोचो। सेक्शन 49, सेक्शन 49 सेफ्टी ऑफिसर, सेक्शन 40B, सेक्शन 40B। अब पता है आपको, आपके बुक में गलत दिया हुआ है, 49B दिया हुआ है। आप अगर अपने इंस्टीट्यूट का मैथ चेक करोगे ना, वहां पे 49B दिया हुआ है, विच इज अ मिस प्रिंटिंग। होगा क्या सेक्शन, मेरे को बताओ, 40। अब यहाँ पे ये भी बोल दिया सबको वेलफेयर ऑफिसर रखने का दरकार नहीं है। जैसे याद है वहां पे हम लोगों ने वेलफेयर में पढ़ा था कि सबको कैंटीन बनाने का दरकार नहीं है, सबको फर्स्ट एड रखने का दरकार नहीं है। तो वेलफेयर ऑफिसर आपको तभी अपॉइंट करना है। सुनो फैक्ट्री, वेलफेयर ऑफिसर तुम तभी रखना, मैं कौन हूं, स्टेट गवर्नमेंट, मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दे रही हूं, ठीक है। तुम कौन हो, फैक्ट्री, फैक्ट्री नहीं हो तुम, फैक्ट्री के कौन हो, ओनर, ऑक्यूपायर। फैक्ट्री की ऑक्यूपायर सुनो, तुम वेलफेयर ऑफिसर तभी रखना जब तुम्हारे फैक्ट्री में ना नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सीड्स मोर देन 500, ठीक है, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 500। कोई डाउट है यहां तक? तो आप इसे बताओ, वेलफेयर ऑफिसर खाली कब रखना है, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन दी फैक्ट्री विल बी क्या, मोर देन इक्वल टू 500 वर्कर्स। क्लियर है। सुनो ऑक्यूपायर, तुम एक काम करना, सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करोगे क्या, तो सेफ्टी ऑफिसर तभी अपॉइंट करना जब तुम्हारे यहां नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 1000। एक चीज नोटिस किया, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है और यहां पे क्या बोला है, ग्रेटर देन 1000। क्लियर है। अच्छा एक चीज और बोला है कि सेफ्टी ऑफिसर कब रखना है, जब 1000 इंप्लॉइज से ज्यादा है, 1000 वर्कर से ज्यादा आपकी फैक्ट्री में, या फिर आपको लग रहा है भाई कि फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का नेचर है ना वर्क का, भयानक वाला हैजर्डस है। The nature of the work being carried in the factory is highly hazardous, which is causing any bodily injury to the workers working in the factory. समझ में आ रहा है? या तो जब 1000 वर्कर से ज्यादा है तब तो रखना ही है। क्या रखना है,
क्या रखना है, सेफ्टी ऑफिसर। या फिर जब मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ना भयानक वाला, डेंजरस है, जिसकी वजह से वर्कर के बॉडी में क्या हो रहा है, भयानक वाला इंजरी हो रहा है, तो अलग से आप क्या रख के रखो, एक तो सेफ्टी ऑफिसर रख के रखो। कोई डाउट है क्या? वापस से मेरे को बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो क्या इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, सर्टिफाइड सर्जन अपॉइंट कर सकता है, हाँ, लेकिन किसके लिए कर रहा है, टू एंश्योर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, इंश्योर करने के लिए कि फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं। तो अब इंस्पेक्टर मैंने बोला किसके अंदर है, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर। अब इंस्पेक्टर के लिए पता है क्या बोला, इंस्पेक्टर को सबसे पहले अपॉइंट कौन करेगा, बताओ, हु इज गोइंग टू अपॉइंट द इंस्पेक्टर। एक्ट किसको पावर दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी हर एक स्टेट का इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। अब पता है इंस्पेक्टर को तो आप अपॉइंट करोगे, इंस्पेक्टर के संग बोल रहा है ना, एडिशनल इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हो। किसको अपॉइंट कर सकते हो, एडिशनल। और पता है क्या बोल रहा है, चीफ इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हो। और किसको कर सकते हो, चीफ इंस्पेक्टर। तीन चीज बोला, इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, एडिशनल इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को जितना लग रहा है नेसेसरी है, एज ही मे डीम टू बी फिट, ही कैन अपॉइंट एन इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर इन अ पर्टिकुलर स्टेट, इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री ऑफ दैट स्टेट। क्लियर है? इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है ना कि दरकार है और इंस्पेक्टर का, तो वो ज्वाइंट इंस्पेक्टर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है। क्या बोला मैंने, बताओ, ज्वाइंट, डेप्यूटी, समझ में रहे, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, ये सब भी अपॉइंट कर सकता है क्या? हाँ, तो भाई इंस्पेक्टर ही लिख दोगे काफी है, फिर कुछ भी घुसा देना, ज्वाइंट, एडिशनल, ये सब अपॉइंट करना है। इतना डिटेल में तुम लोग को पढ़ा रहे, कोई नहीं पढ़ाएगा, आई एम टेलिंग यू। तो वापस से सुनो क्या बोला मैंने, ऊपर ऊपर से खाली इसको करना है। इंस्पेक्टर अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। समझ में, वो क्या क्या अपॉइंट कर सकते हैं, इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर। कोई डाउट है क्या यहां तक? अब क्या बोला गया ना, क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना क्या बोला गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी को बोला गया है वो इंस्पेक्टर बन जाएगा स्टेट का। उसी को क्या बोला जाएगा, ही इज कंसिडर्ड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री फॉर दैट स्टेट। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो पर्टिकुलर कौन है, मजिस्ट्रेट है, एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी कंसिडर्ड एज द इंस्पेक्टर ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, विल बी कंसिडर्ड एज क्या, इंस्पेक्टर ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट। वापस से मेरे को बताओ क्या क्या डिस्कस किया, मैम बहुत सारा चीज आपने पढ़ा दिया। अच्छा एक चीज और सुनना, ये जो मैंने चीफ इंस्पेक्टर बोला ना, चीफ इंस्पेक्टर पूरे स्टेट का सेम रहने वाला है। एक स्टेट का कितना चीफ इंस्पेक्टर रहेगा, एक। क्लियर है? वापस से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सेक्शन 8 और 9 में क्या बोला गया है कि जो इंस्पेक्टर है ना, उसको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर का मैम काम क्या है, क्या इंस्पेक्टर क्या करता है, पुलिस के बारे में सुनो, पुलिस क्या करता है, जहां पे हादसा हुआ है वहां पहुंचता है, इंस्पेक्ट करता है, घुसता है, रिकॉर्डिंग वगैरह लेता है, फोटोग्राफी करता है, सीआईडी को भी बुला लेता है असिस्टेंस के लिए, फिर रिकॉर्ड्स वगैरह लेकर जाता है, और फिर कितनी बार पाबंदी लगा देता है, यहाँ पे गोला बना दिया, सुनो ये क्राइम स्पॉट है, यहाँ से कोई भी हिलेगा नहीं, और यहाँ पे जो सामान पड़ा है वो वैसे का वैसे वहीं रहेगा, कोई इसको छुएगा नहीं। समझ में प्रोहिबिट कर देता है ना कि इस रीजन को कोई एक्सेस नहीं करेगा। तो ये सब करता है ना, पिक्चर वगैरह नहीं देखते हो क्या बॉलीवुड मूवी, तो वैसे यहाँ पे भी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर ये सब काम करेगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा, जब मर्जी जाएगा, उसका मन हुआ, उसको कहीं पे डाउट लग रहा है ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर घुस सकता है क्या, जब मर्जी कोई भी फैक्ट्री के अंदर घुस सकता है क्या, हाँ, मतलब किसी के घर नहीं घुसेगा, कहां घुसेगा, फैक्ट्री के अंदर। इंस्पेक्टर है तो कहीं भी घुस जाएगा क्या, कहां पे घुसेगा, वेयर ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट दिस रीजन इज अ फैक्ट्री, वेयर ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट दिस प्रीमाइस इज अ फैक्ट्री। सो यानी क्या बोला मैंने, इंस्पेक्टर कहां पे घुस सकता है, एंट्री मारेगा। सबसे पहले क्या किया, ये रहा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर घुस गया, कहां पे घुसा, फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर घुसने के बाद क्या करोगे, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक इंस्पेक्टर हो फैक्ट्री के, आप फैक्ट्री के अंदर घुस गए, घुस के क्या खड़े रहोगे, बोलोगे चाय लेकर आओ, कॉफी लेकर आओ, ये करने गए हो क्या, क्या करने गए हो, हाँ एग्जामिन करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, वेरी गुड। क्या एग्जामिन करोगे, मशीन को एग्जामिन कर सकते हो, आर्टिकल को एग्जामिन कर सकते हो, कोई सामान पड़ा हुआ है, सब्सटेंस, कोई छुरी दिखाई दिया, समझ में आ रहा है, पूरा नोकीला कांटा, नोकीला छुरी, तो ऐसे देखोगे ना भाई ये फैक्ट्री में क्या कर रहा है, तो इसमें इंस्पेक्ट कर सकते हो, मशीनरी को इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो आप घुसकर क्या एग्जामिन करोगे, फैक्ट्री को एग्जामिन करोगे, या कोई मटेरियल को, या सब्सटेंस को, या आर्टिकल को, या मशीन को इंस्पेक्ट करोगे, यस और नो। चलो एग्जामिन कर लिया, अब क्या करोगे बताओ, और क्या तुमको दिमाग में आ रहा है, इमेजिन करो कि तुम पूरा कपड़ा वगैरह पहनकर, एकदम ऑफिशियल कपड़ा पहनकर घुसे हो एक फैक्ट्री के अंदर, घुस गए, एग्जामिनेशन प्रोसेस चालू कर दिया, अब और क्या करोगे बताओ। ए इधर आओ, सुनो इधर आओ, फैक्ट्री का रजिस्टर लेके आओ, रिकॉर्ड्स वगैरह लेकर आओ, मेरे को चेक करना है। समझ में आ रहा है, ये सब करोगे कि नहीं करोगे, यानी यू कैन आस्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी रिकॉर्ड्स, आप क्या कर सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह को मंगवा सकते हो जो कि आपको लग रहा है एग्जामिन करना जरूरी है। समझ में? तो मैंने क्या बोला, क्या कर सकते हो,
द इंस्पेक्टर कैन आस्क फॉर क्या, प्रोडक्शन ऑफ क्या, एनी फैक्ट्री रजिस्टर, कोई फैक्ट्री में रजिस्टर वगैरह मेंटेन है, या फिर कोई फैक्ट्री का डॉक्यूमेंट, या फिर कोई फैक्ट्री का रिकॉर्ड्स, ये सब देखने का पावर है क्या तुम्हारे पास? हाँ, इंस्पेक्टर हो, है पावर। फैक्ट्री में घुस गया, फिर उसके बाद क्या किया, एग्जामिनेशन चालू किया, फिर उसके बाद क्या क्या, प्रोडक्शन मंगवाया, क्या चीज का, रिकॉर्ड्स वगैरह का। अब या फिर ना आपको लग रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है कहीं पे, कोई फैक्ट्री में, तो अब वो एक्सीडेंट को आपने क्या किया, एग्जामिन करना चालू किया, एग्जामिनेशन ऑफ एनी क्या, एक्सीडेंट। कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको आप एग्जामिन कर रहे हो, समझ में आ रहा है? उसके आसपास घूम रहे हो, चेक कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, ये सब अलाउड है क्या? हाँ। अब इसके बाद आपको क्या लगा ना कि यहां पर कोई आर्टिकल पड़ा है, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये एक्सीडेंट हुआ है। एक चाकू दिखाई दिया आपको नीचे पड़ा हुआ जिसमें खून का निशान था, तो आपको लगा भाई कुछ ना कुछ तो झोल है, समझ में आ रहा है, ये एक्सीडेंट लगता है इस नाइफ की वजह से ही हुआ है, रीजंस पता करना पड़ेगा। तो क्या ये आर्टिकल को आप अपने पास ले जा सकते हो क्या? ये आर्टिकल को आप सीज कर सकते हो क्या? अपने कस्टडी में ले सकते हो क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद जहां पे आपने एग्जामिन किया जिस प्रीमाइस को, उस प्रीमाइस को आप प्रोहिबिट कर सकते हो क्या, रेगुलेट कर सकते हो क्या कि यहाँ कोई भी बंदा घुसेगा नहीं जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा? तो ये सब पावर किसका है? इंस्पेक्टर का है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो पावर्स और ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर आएगा तो आप नहीं बोलोगे क्या इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर है, कि वो कोई भी प्रीमाइस में एंट्री कर सकता है, लेकिन वो प्रीमाइस क्या होना चाहिए? फैक्ट्री, वेयर ही बिलीव्स दैट दैट प्रीमाइस इज अ फैक्ट्री। फिर उसके बाद क्या करेगा वो मेरे को बताओ, घुसने के बाद क्या करेगा? वेरी गुड, एग्जामिनेशन करेगा, क्या चीज का? आर्टिकल का, सब्सटेंस का, मशीनरी का, या कोई भी चीज का जो कि फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद क्या करेगा? एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सीडेंट, इंसिडेंट, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या करेगा? ही कैन आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स, पूछताछ वगैरह भी कर सकता है क्या वर्कर से? हाँ, कर सकता है। और फिर उसके बाद कोई एरिया को प्रोहिबिट भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है क्या, कि इस एरिया को तब तक आप लोग नहीं टच करोगे, एक्सेस करोगे जब तक मैं परमिशन नहीं दे सकता। कोई आर्टिकल वगैरह को सीज कर सकते हो क्या, ले जा सकते हो क्या? हाँ, बताओ क्लियर है कि नहीं? तो ये सब किसका पावर हो गया बताओ? इंस्पेक्टर का। तो इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट का प्रोविजन दिया गया है किसके अंदर बताओ? सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में किसके बारे में बात किया गया? उसका पावर के बारे में। कोई डाउट है कि यहां तक? इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर है? उसके संग और क्या क्या अपॉइंट कर सकते हैं? इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर, और क्या बोला था? चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद ज्वाइंट इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर। कोई डाउट है? और जनरली जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होता है ही इज कंसिडर्ड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन पूरा एज अ होल स्टेट का क्या होगा? एक चीफ इंस्पेक्टर जरूर होगा। आर वी थ्रू विद दिस? और फिर हमने क्या किया? इंस्पेक्टर का पावर्स। बताओ कोई डाउट है क्या? एक बार रीड करते हैं यहां से। हो एक एक चीज आप देखो, इजीली आप समझ पाओगे। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, क्या? रीड करो इसको। एजेंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। सबसे पहला क्या बोला? इंस्पेक्टिंग स्टाफ, ठीक है? इंस्पेक्टर के अंदर क्या बोला? सेक्शन 8 क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, है ना? और असिस्टेंस के लिए किसको अपॉइंट कर सकता है? ज्वाइंट, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर। एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट shall be the inspector for his district. A chief inspector is appointed for the whole state. कोई डाउट है? फिर पावर में क्या पढ़ा? enter any place, जो उसको क्या लग रहा है, which he has a reason to believe is used as a क्या? factory. Examination of premises, plant, inquire into any accident, production of क्या? prescribed registered document relating to the factory. seize कर सकता है उस रजिस्टर को, ले जा सकता है अपने संग, फोटोग्राफ वगैरह कैप्चर कर सकता है, रिकॉर्डिंग ले सकता है, मेजरमेंट ले सकता है। कोई एरिया में ब्लड वगैरह पड़ा है तो उस एरिया का क्या कर रहा है? मेजरमेंट ले रहा है। उसको क्या करना है? आगे जाके स्पेक्यूलेट करना है ना, पता करना है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या बोला? देखो, पोजेशन ले सकता है उस आर्टिकल का, वो चाकू लेके चला गया अपने संग। ये एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज में बी प्रेस्क्राइब। बताओ इंस्पेक्टर का ड्यूटी, पावर, अपॉइंटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं? एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट बताओ, मैंने सेक्शन 10 के अंदर क्या बोला था? सर्टिफाइंग सर्जन। ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया सर्टिफाइंग सर्जन का काम क्या है। वो किसको एग्जामिन करेगा, किसको सर्टिफाई करेगा? यंग पर्सन को, क्योंकि चाइल्ड है और एडोलेसेंट है जिनका हेल्थ प्रोन कंडीशन ज्यादा होता है। आप उन लोग से काम करवा रहे हो तो उनको डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करने का चांसेस ज्यादा है। अगर उन लोग काम कर रहे हैं तो उनका हेल्थ को सबसे पहले आके चेक करेगा। कौन चेक करेगा? सर्टिफाइड सर्जन। किसका हेल्थ को चेक करेगा? यंग पर्सन, यंग पर्सन वर्किंग इन द फैक्ट्री। और दूसरा, अगर बड़े पर्सन का बात करें, एनी पर्सन, लेकिन वो पर्सन कहां पे एंगेज्ड है? हैजार्डस प्रोसेसेस में, डेंजरस इंडस्ट्री में, तब उसका हेल्थ कंसर्न वगैरह चेक करेगा। या फिर अलग से आपको पता है गवर्नमेंट ना एक सर्टिफाइड सर्जन को अपॉइंट करके भेज सकता है एक फैक्ट्री में या एक क्लास ऑफ फैक्ट्री में, जब उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से ना रिपीटेटिव केसेस आ रहे हैं, क्या चीज के? इलनेस के।
आए दिन देख रहे हैं वहां से लोग वर्कर्स लोग क्या करे ना, बीमार हो रहे, उनको एम्बुलेंस में बढ़ाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब गवर्नमेंट को शक होगा ना कि पक्का इतने सारे लेबर एक ही फैक्ट्री से क्यों बीमार पड़ रहे, पक्का यहाँ पे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से लेबर को हेल्थ हैजार्ड हो रहा है और आप छुपा रहे हो। तो वहां पे सर्टिफाइड सर्जन को भेजा जाएगा चेक करने के लिए कि ये इलनेस का रीजंस क्या है, क्या ये इलनेस किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द हैजार्डस केमिकल बीइंग रिलीज्ड इन द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द फैक्ट्री। समझ गए क्या क्या बोला मैंने? तो रिपीटेड इलनेस हो रहा है, एक ही फैक्ट्री से ना बार बार रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वर्कर लोग को बीमारी हो रहा है, तो डर का बात है ना भाई, एक ही फैक्ट्री से इतने सारे वर्कर क्यों बीमार होंगे, समझ में आ रहा है? या फिर मान लो देख रहे हैं एक ही फैक्ट्री है जहां पे बहुत सारे वर्कर को लगातार एक हफ्ते के अंदर 500 वर्कर को फूड पॉइजनिंग रिपोर्ट हुआ है, तो यानी पक्का कुछ ना कुछ आपके कैंटीन में ही प्रॉब्लम है। तो वो सब आकर चेक करेगा ना, कौन चेक करेगा? सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन कौन है? समझ लो डॉक्टर के बराबर है। क्या बोला था मैंने? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं जाकर चेक करेगा, क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। संजय दत्त को भेजोगे क्या? मुन्ना भाई को भेजोगे, जाओ चेक कर लो, बीमार है, कोई भी जा सकता है। सर्टिफाइड सर्जन, क्या बोला? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसके पास क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए। समझ में आया क्या बोला मैंने? कोई डाउट है तो देखो, सर्टिफाइड सर्जन। ये सीएस मतलब ये मत समझ लेना कंपनी सेक्रेटरी जाएगा, आप लोग सर्जन वर्जन का काम नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ डॉक्टर। सीएस मैंने किसके बगल में लिखा है यहां? सर्टिफाइड सर्जन। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? अपॉइंट करेगा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, कि वो क्या बन सकता है? सर्टिफाइड सर्जन। क्लियर है? एक चीज और बोला, जो ये सर्टिफाइड सर्जन है ना, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। मान लो जो सर्टिफाइड सर्जन है ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का, तो तुमको क्या लगता है वो रिपोर्ट बाहर करेगा क्या? ऑक्यूपायर मतलब ही इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फैक्ट्री ना। ऑक्यूपायर कौन होता है आपको पता है ना? जो पूरा अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारी वजह से तो ये बीमारी हो रहा है और तुम ही डॉक्टर भी बन गए, तो अगर कोई सर्टिफाइड सर्जन हैपेंस टू बी द ऑक्यूपायर, ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन क्या? सर्टिफाइड सर्जन। ऑक्यूपायर को आप सर्टिफाइड सर्जन नहीं बना सकते, और ना कि किसी और बंदे को बना सकते हो जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है उस फैक्ट्री के अंदर, तब तो उसके फेवर में डिसीजन लेगा ना। तो देखो क्या बोला है, ऑक्यूपायर ऑब्लिक वेस्टेड इंटरेस्ट, अलाउड की नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। अब ड्यूटीज देखो इनका क्या क्या है, किसको एग्जामिन करेगा? यंग पर्सन मैंने बोला था, और किसको बोला था? पर्सन एंगेज्ड इन डेंजरस ऑक्यूपेशन, या क्या बोला था? केसेस ऑफ इलनेस हैव ऑकर्ड ड्यू टू नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बीइंग कैरिड, रिपीटेड केसेस, बहुत सारा केसेस आए जा रहा है, तब जाकर क्या करना होगा मेरे को बताओ? मेडिकल प्रैक्टिशनर को जाकर क्या करना होगा? एग्जामिनेशन वगैरह करना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या यहां तक? क्योंकि उन लोग को तो पता रहता है ना, अब कोई मान लो गैस वगैरह लीक हो रहा है तो गैस सूंघ के बता देगा, बोलेगा ये गैस की वजह से ही तो ये बीमारी हो रहा है, समझ में आया? तो वहां फिर खाना टेस्ट करके बता देगा, खाने की वजह से ही तो फूड पॉइजनिंग हो रहा है। खाना टेस्ट नहीं करेगा बट उसका इंग्रेडिएंट वगैरह चेक करके बता देगा। कौन बता देगा? सर्टिफाइड सर्जन। कोई डाउट है यहां तक? एकदम क्लियर है? फिर नेक्स्ट ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, वेलफेयर ऑफिसर कब अपॉइंट करना है? बोलो। मोर देन क्या बोला? खाली मोर देन बोला कि मोर देन इक्वल टू बोला? 500 और मोर देन 500 वर्कर्स आर वर्किंग इन योर फैक्ट्री। अच्छा, वेलफेयर ऑफिसर को कौन अपॉइंट कर रहा है? ऑक्यूपायर। बट उन दोनों को कौन अपॉइंट कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या बोला? मोर देन 1000 बोला, या फिर क्या बोला था? अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, बॉडी में इंजुरी वगैरह कॉज करवा रहा है, तभी भी आपको कंपल्सरीली क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? सेफ्टी ऑफिसर। बताओ लर्न हुआ कि नहीं? आता पूरा एक बार इसको लर्न करो अच्छे से, देखो क्लियर है कि नहीं। खाली एक बार पहले ये वाला लिख लो ना, ये वाला चार्ट बना लो, ड्रॉ दिस चार्ट। सेक्शन याद हुआ तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छा बात है, बट गलत सलत सेक्शन एग्जाम में मत लिख देना, ठीक है? थोड़ा क्यों टाइम देंगे माधवी? बहुत टाइम देते हैं लिखने का हम। अभी लिखना थोड़ी था, अभी तो समझा रहे थे, अब लिखना चालू करो।
तो देखो ना, एक तो दबंग हो गया इंस्पेक्टर, और एक कौन हो गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर। याद रहेगा क्या तुम लोग को? और सेफ्टी और वेलफेयर तो एक्ट में ही लिखा है, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, वो दो ऑफिसर तो रहेंगे ही। हो गया। इज इट डन टिल हियर? वेरी गुड। अब इंस्पेक्टर फटाफट लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर सेक्शन 8, वेरी क्विकली राइट डाउन। फिर बस आज एक चीज और पढ़ाएंगे, बताओ क्या? ऑक्यूपायर का ड्यूटीज और पावर क्या है? जनरल ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी। याद हो गया कि नहीं ये सब बताओ? और लिखवाने का भी पर्पस समझो, सब कुछ याद हो जाएगा आपको क्लास में ही। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। लिख लिया अपॉइंटमेंट? पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर लिखो, सेक्शन 9। पावर ऑफ इंस्पेक्टर अभी लिखेगा कि बाद में लिखेगा? अभी लिखेगा, जल्दी लिखो फिर, फटाफट लिखो। स्टार्टिंग क्लासेस है इसीलिए थोड़ा बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन थोड़ा सा स्पीड बढ़ना पड़ेगा, है ना? ये हैंड रिटन नोट्स वगैरह मैं आपको दे दिया करूंगी, आप घर पे खुद से लिख लिया करना, ठीक है? अभी लिख लो, चलो। फटाफट करो। पहला पॉइंट लिख लिया? इनफैक्ट आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एंट्री करेगा, एग्जामिन करेगा, इंक्वायर करेगा, और क्या मांगेगा? रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो मैं कीवर्ड्स मार्क कर दे रही हूं, एग्जाम में पूरा पूरा थोड़ी याद करके जाओगे। एंटर, और क्या बोला था? एग्जामिनेशन, इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट, फिर क्या बोला? डॉक्यूमेंट वगैरह मांग सकता है, डॉक्यूमेंट को सीज भी कर सकता है क्या? हाँ, सीज एनी रजिस्टर, जो मर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट को सीज करके ले गया। ए और बी डन एवरीवन? फिर उसके बाद क्या बोला? मेजरमेंट, फोटोग्राफ। मतलब आप इमेजिन करना, कोई भी क्राइम प्लेस में जाते हो तो ये सभी तो करते हो, घुसता है, एग्जामिन करता है, पूछताछ करता है, डॉक्यूमेंट मंगाता है, फोटोग्राफी करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, और मन किया तो उठाकर भी ले जाता है आर्टिकल को। तो वही नॉर्मल चीज है, रटना नहीं है इसको। इमेजिन दैट सिचुएशन एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर। इमेजिन करो इंस्पेक्टर हो, कहीं पे कोई हादसे वाले जगह में पहुंचे हो, तो क्या क्या करोगे?
आर्टिकल को भी लेके चले जा सकते हो, ठीक है। हो गया। फोटोग्राफ लिख लो, आर्टिकल पोजेशन लिख लो, सच अदर पावर्स। रिक्वायर 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 प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बोला था ना, नहीं रजिस्टर। जिसका छूट गया बाद में लिख लेना, ठीक है। मैं नोट शेयर कर दूंगी पूरा का पूरा फैक्ट्रीज एक्ट का। चलो सर्टिफाइंग अथॉरिटी में हो, सर्टिफाइंग सर्जन, सॉरी सर्टिफाइंग सर्जन कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर को टू बी अ सर्टिफाइड सर्जन, ठीक है। लेकिन जो ऑक्यूपायर है और जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हाउएवर जो ऑक्यूपायर है, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको अलाउड है कि नहीं अलाउड है? नहीं अलाउड है, इज नॉट अलाउड। हाँ ऑब्वियसली, अपॉइंट कौन कर रहा है? ये तो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है ना। तो आज जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, उसी को तो चेक करने के लिए हम लोग इसे अपॉइंट कर रहे हैं। उसी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टू एंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। और अगर वो नहीं कर रहा है, मैंने बोला था ना, अगर एक्ट का प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेट नहीं होगा तो किसको पकड़ा जाएगा? पढ़ाया था ना, ऑक्यूपायर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर ये भी करवाया था कौन कौन से केसेस में ऑक्यूपायर को लायबिलिटी नहीं माना जाएगा, ऑक्यूपायर का लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। जब ही हैज एक्सरसाइज ड्यू केयर, ड्यू डिलिजेंस, याद है? एंड व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज कॉन्सेंट, नॉलेज। तो ये किसको किसको एग्जामिन करेगा? ये डॉक्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस किसको देखेगा? यंग पर्सन को देखेगा, या फिर कोई भी पर्सन जो कि कौन सा फैक्ट्री में डेंजरस काम में एंगेज था, और जहां पे रिपीटेड केसेस ऑफ क्या है? इलनेस। बहुत सारा केसेस ऑफ इलनेस आ गया एक ही फैक्ट्री से, तब जाकर देखेगा। तो बस 3 चीज याद रखना, रिपीटेड केसेस ऑफ इलनेस, पर्सन इन डेंजरस टास्क और यंग पर्सन। ये शॉर्ट में याद रखना, यंग पर्सन, पर्सन इन डेंजरस टास्क और रिपीटेड केसेस ऑफ इलनेस। देखो लिख भी तो लोगे, याद नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको 3 कीवर्ड्स बताया। इसके अलावा इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शेयर यू द पीडीएफ, ठीक है? बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना। चलो वेलफेयर ऑफिसर लिखो, जिसका छूट गया बाद में लिखोगे। वेलफेयर ऑफिसर तो बहुत इजी है, मोर देन क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 500 वर्कर्स, अपॉइंटेड बाय क्या? ऑक्यूपायर। डब्ल्यू मतलब क्या? वेलफेयर ऑफिसर। और सेफ्टी ऑफिसर में क्या बोला? 1000 वर्कर या उससे ज्यादा। 1000 वर्कर से ज्यादा, 1000 वर्कर नहीं।
ये दोनों तो छोटा है, सेफ्टी और वेलफेयर ऑफिसर। क्लियर है? सेक्शन 6 तक वहां पे किया था, 3 4 5 6, और यहां किससे चालू किया? 8 से। सेक्शन 7 छोड़ दिया मैंने, सेक्शन 7 अब करेंगे। सेक्शन 7 किसके बारे में बात कर रहा है? ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर और मैन्युफैक्चरर ऑल्सो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, सेक्शन 7 है, किसके बारे में बात कर रहा है? ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर ऑब्लिक मैन्युफैक्चरर। लिखो मत, छोड़ दो, और पीडीएफ वगैरह दे देंगे। चलो अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। अब ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर और मैन्युफैक्चरर में क्या बोला है, खुद बताओ ना यार, एक ऑक्यूपायर का क्या जिम्मेदारी है? जनरल ड्यूटीज बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, अपने आप बताओ। मैंने तुमको इतना नॉलेज दे दिया, आप खुद से बता सकोगे जनरल ड्यूटीज क्या है। बताओ, एक ऑक्यूपायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, वो क्या चेक करेगा? जाकर चेक करेगा, वेरी गुड। वर्किंग कंडीशंस को मॉनिटर करेगा कि वो सेफ है कि नहीं, हाइजीनिक है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। वेरी गुड, very good. Monitoring of the working conditions in the factory where the workers are working and will ensure कि this working condition is what? Safe. Clear है? और बताओ, और क्या करेगा? मशीन वगैरह को नहीं चेक करेगा, वो सभी तो चेक करेगा। तो प्रोविजनिंग, एग्जामिनेशन ऑफ द मशीनरी टू एंश्योर कि अगेन द सेफ्टी ऑफ द वर्कर इज बीइंग गारंटीड। कोई ऐसा मशीन तो नहीं देके बैठा दियो जिसको छूते ही वर्कर मर के ऊपर चला जाता है। तो इंश्योर करना है कि मशीन का भी क्या रहे, सेफ्टी। तो ये सब किसका जिम्मेदारी है चेक करने का? ऑक्यूपायर का ना। और बताओ, और क्या चेक करेगा? पूरा प्रीमाइसेस को देखेगा सही से, सेफ्टी कंडीशन वगैरह है कि नहीं, हेल्थ फॉलो किया जा रहा है नहीं, क्लीननेस वगैरह, वही क्लीननेस सेफ्टी, समझ में आ रहा है? हेल्थ वगैरह चेक किया जा रहा है कि नहीं वर्कर लोग का ठीक से। तो ये सब किसका जिम्मेदारी है? तो देखो क्या बोला, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेफ है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोला, जो मटेरियल हैंडलिंग वगैरह होता है, मटेरियल अब मान लो एसिड है, तो एसिड को पता चल रहा है सब रॉ हाथ से उठा रहे हैं, तो बहुत गलत है ना। मान लो एसिड का बूंद हाथ में छलक के गिर गया तो आपका तो बॉडी जल गया उसी समय। तो ग्लव्स वगैरह इंश्योर करना किसका जिम्मेदारी है? ऑक्यूपायर। तो सेफ्टी इन द यूज ऑफ क्या? स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द मटीरियल सब्सटेंसेज। क्लियर है? वर्क प्लेस, मेंटेनेंस ऑफ ऑल द प्लेसेस इन वर्क इन अ सेफ कंडीशन, या मॉनिटरिंग ऑफ क्या बोला था? वर्किंग एनवायरमेंट। वर्किंग एनवायरमेंट क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए फैक्ट्री में। तो यही तो इसका जनरल ड्यूटी है, कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ये सब तो एक्ट में एक्सप्लिसिटली बोला गया है, लेकिन अगर ऑक्यूपायर को लग रहा है ना कि कुछ उसको एक्स्ट्रा पॉलिसी बनाना है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के लिए, तो एक वो रिटन पॉलिसी बनाकर सर्कुलेट कर सकते हैं अपने फैक्ट्री के अंदर। तो देखो क्या बोला, एक्सेप्ट इन सच केसेस एज प्रिस्क्राइब। ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऑक्यूपायर को करना ही पड़ेगा। ऑक्यूपायर शैल ऑल्सो प्रिस्क्राइब एंड रिवाइज क्या? जनरल रिटन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू क्या? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। तो ये क्या हो गया? जनरल ड्यूटीज हो गया, किसका? ऑक्यूपायर का। जो अगर आपको मैं नहीं भी पढ़ाती तो अब एग्जाम में लिख लेते अपने आप। वर्किंग कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, प्लांट मशीनरी का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, और फिर उसके बाद बोला प्रीमाइसेस जो है वो भी सेफ कंडीशन में होना चाहिए। टू एंश्योर दी, वही 3 चीज लिख देना, सेफ्टी, हेल्थ एंड क्या? वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। ये सब किसका ड्यूटी है? ऑक्यूपायर का। ये सब इंश्योर कौन करेगा? प्रोविजनिंग कौन करेगा? मेंटेनेंस कौन करेगा? ऑक्यूपायर। फिर अब क्या बोल रहा है? नोटिस बाय द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर को बोला गया है 15 डेज, ठीक है, 15 डेज प्रायर टू ऑक्यूपाइंग एनी फैक्ट्री और प्रीमाइस, द ऑक्यूपायर shall submit a notice in writing to the chief inspector। सुनना ध्यान से, सपोज करो तुम एक ऑक्यूपायर, ऑलरेडी एक फैक्ट्री की, तुम बोल रहे हो ये वाला फैक्ट्री भी हम क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे, हम इस फैक्ट्री के भी ऑक्यूपायर बनेंगे। तो जैसे ही तुम इसकी ऑक्यूपायर बनने वाली हो ना, उसके 15 दिन पहले ही तुमको एक नोटिस इन राइटिंग भेजना पड़ेगा। किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। ये नोटिस में क्या लिखा रहेगा जानते हो? फैक्ट्री का नेम, फैक्ट्री का एड्रेस, तुम्हारा नाम, ऑक्यूपायर का नाम, ऑक्यूपायर का एड्रेस। फैक्ट्री जरूरी है क्या तुम्हारा लीगल, तुम लीगल ओनर हो फैक्ट्री की? ओनर तो कोई और हो सकता है, तुमने रेंट पे लिया अपने काम के लिए। तो जो ओरिजिनल ओनर है फैक्ट्री का, उसका नाम और एड्रेस। तो क्या क्या बोला? फैक्ट्री का जो नाम पता है वो भेजो। क्या क्या बोला? नेम एंड एड्रेस ऑफ फैक्ट्री। फिर क्या बोला? नेम एंड एड्रेस ऑफ क्या? ऑक्यूपायर, तुम्हारा घर का पता वगैरह, क्योंकि कुछ हुआ तो तुमको धर लेंगे ना अगर हम लोग। फिर क्या बोला? नेम एंड एड्रेस ऑफ क्या? ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल ओनर। फिर बोल रहे हैं नेम ऑफ मैनेजर। तुम तो ऑक्यूपायर हो, सारा टाइम थोड़ी रहोगे, एक मैनेजर होता है ना फैक्ट्री में, तो मैनेजर का क्या क्या नाम है? मैनेजर किसको अपॉइंट किया है, उसका नाम। फिर इसके अलावा लिस्ट ऑफ वर्कर, कितने वर्कर्स रहेंगे तुम्हारी फैक्ट्री में, उसका भी लिस्ट बता के दो। तुम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या कैरी करोगे, उसका भी लिस्ट पहले से ही बता के दो। डिटेल ऑफ द
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कैरिड इन द फैक्ट्री। ये सारे चीजों का डिटेल देना पड़ेगा किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। कितना दिन पहले? 15 दिन पहले, बिफोर ऑक्यूपाइंग द फैक्ट्री, बाय राइटिंग अ नोटिस। ठीक है, किसको देना पड़ेगा? ऑक्यूपायर को। कौन देगा? ऑक्यूपायर। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर को। कोई डाउट है क्या यहां तक? ये सब चीजों का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जिसमें क्या लिखा हुआ रहेगा बताओ ना। और ये भी देना पड़ेगा, भले ही फैक्ट्री का कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई नोटिस भेजना है इंस्पेक्टर को, तो कम्युनिकेशन कहां भेजेगा? समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द फैक्ट्री वेयर कहां पे? कोई एड्रेस दो उसके लिए। सो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द फैक्ट्री, उसका भी एड्रेस दे देना। तो बताओ वापस से मैंने क्या बोला? एनी ऑक्यूपायर हैज टू सेंड अ नोटिस इन राइटिंग 15 days prior to occupying the premise as a factory regarding the following detail, which has to be given to the chief inspector. And this notice in writing shall contain the name and address of the occupier, the name and address of the original owner, the name and address of the factory, and also the address of the place where the communication will be done for this factory. Also about the name of the manager, the person who has been appointed as a manager, the list of the worker, and the list of the manufacturing activity which you will be conducting in this factory, and also horsepower to be installed. पावर वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना फैक्ट्री में, एचपी सुना है? वॉट, एचपी, तो कितना हॉर्स पावर का पावर तुम इंस्टॉल करने वाले हो वो भी बताओ। पता चला कुछ इतना है हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है जिससे पूरा उड़ गया फैक्ट्री। एक लिमिट होता है ना भाई, तुम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है ना, तो कितना हॉर्स पावर तुम इंश्योर करो जनरेट करने का, उसका भी तुम पहले से ही लिस्ट वगैरह दे दो सामने वाले को। किसको? चीफ इंस्पेक्टर को, ताकि वो अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन वगैरह कर सके। बताओ कोई डाउट है क्या? यहां तक एकदम क्लियर है? तो ये क्या हो गया मेरे को बताओ, किसका ड्यूटी है? ऑक्यूपायर का। अब क्या बोल रहा है ना, अगर मान लो कि तुम ऑक्यूपायर, तुमने एक नया मैनेजर हायर किया है, तो हमने बोला था कि मैनेजर के बारे में भी बताना पड़ता है। किसको बताना पड़ता है? चीफ इंस्पेक्टर को। तो अगर नया मैनेजर हायर किया ना, तो उसके बारे में भी बताओ। विद इन 7 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट मैनेजर, विद इन 7 days फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर, उसका भी इंटीमेशन दो। किसको इंटीमेशन दो? चीफ इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर को, दोनों को दे दो। समझ में आया? याद रहेगा ये सब? क्लियर है? मान लो कि तुम ऐसा फैक्ट्री में ऑक्यूपायर है जिसमें कोई मैनेजर ही नहीं है, तब क्या करोगे? तो जो भी बंदा ड्यूटी इंचार्ज है, जो ये सब काम कर रहा है, उसको डीम्ड मैनेजर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड मैनेजर। लेकिन मान लो कोई बंदा है ही नहीं जो ड्यूटी कर रहा है, तब फिर ऑक्यूपायर को ही क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड मैनेजर। देन द ऑक्यूपायर विल बी रिगार्डेड एज अ डीम्ड मैनेजर। देन द ऑक्यूपायर विल बी रिगार्डेड एज अ डीम्ड मैनेजर। कोई डाउट है क्या यहां तक? एकदम क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर। मान लो कि एक्ट तो पहले ही पास हो चुका है, अचानक से कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के परव्यू में आया है। मान लो रनिंग रेलवे शेड को फैक्ट्री के अंदर ले आया गया, वो तो एग्जेम्प्टेड है ना। मान लो कोई एक क्लास ऑफ फैक्ट्री है विच हैज रिसेंटली बीन क्या कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट, तब इन दैट केस उसके बारे में भी तो नोटिस देना पड़ेगा। तो वो नोटिस इन राइटिंग कितना दिन के बाद देना पड़ेगा? 30 days। नोटिस इन राइटिंग हैज टू बी गिवन इन 30 days फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट ऑन सच क्लास ऑफ फैक्ट्री। याद रहेगा ये सब? कोई डाउट है क्या? एकदम क्लियर है क्या? लिखना चालू करोगे क्या? ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लिखो ना। ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, जनरल ड्यूटी तुम अपने आप लिख लेना यार, बेकार है। वर्किंग कंडीशन चेक करेगा, प्लांट को चेक करेगा, प्रीमाइसेस को चेक करेगा, मटेरियल हैंडलिंग को चेक करेगा। 4 चीज को चेक करे। क्या क्या बोलो ना? 4 चीज को चेक कर रहा था। प्लांट को, फिर उसके बाद क्या? मटेरियल को, मटेरियल हैंडलिंग वगैरह। मैं लिख दे रही हूँ ब्रैकेट में, किसको करा था? मटेरियल को। ठीक है, और क्या बोला मैंने बताओ? प्लेसेस को, प्रीमाइसेस को, और क्या बोला? वर्किंग एनवायरमेंट को। 4 चीज क्या क्या हो गया वापस से बताओ? 4 चीज को क्या क्या चीजों का प्रोविजनिंग कर रहा था, इंश्योरिंग कर रहा था कि सेफ है कि नहीं। नंबर 1 प्लांट, नंबर 2 मटेरियल, नंबर 3 वर्किंग एनवायरमेंट, नंबर 4 प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस के अंदर ही तो प्लांट है, प्लांट के अंदर ही तो मटेरियल डालते हो, और इंश्योर करना वर्किंग एनवायरमेंट सही से रहे, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर। कोई डाउट है? अब ये वाला लिखो पहले, हेडिंग द नोटिस ऑफ द ऑक्यूपायर, सॉरी ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, सेक्शन 7। फिर उसके अंदर लिखो नोटिस बाय द ऑक्यूपायर। नोटिस कब देना पड़ेगा? लिखो 15 days prior, 15 days prior to occupying any factory or premises, 15 days prior to occupying any factory or premises given by कौन? ऑक्यूपायर। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर। शॉर्ट में लिखो ना ऐसे, गिवन बाय ऑक्यूपायर टू चीफ इंस्पेक्टर, कंटेनिंग फॉलोइंग डिटेल। अपने आप लिखो, मेरा क्यों वेट करो, अपने आप लिखो। 4-5 पॉइंट अपने आप लिखो। कंटेनिंग फॉलोइंग डिटेल,
अपने आप लिखो बिना देखे, बोलो। अरे चार्ट हो तो एड्रेस के ऊपर ही है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओरिजिनल ओनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री, फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री वेयर द कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द फैक्ट्री विल बी डन, नेम ऑफ द मैनेजर, लिस्ट ऑफ द वर्कर जो आप सोच रहे हो कि 12 महीना के अंदर एम्प्लॉय करोगे। लिखो, इतना तुम लोग यार देख देख के लिखेगा तो हो गया। लिखो चलो, अपने आप कोशिश करो। लॉ का समुद्र है, अपने आप लिखना प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। लिखो, नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर। तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? ये तो मैं डिक्टेट कर रही हूं, लिखा हुआ भी नहीं है, यही वाला पीडीएफ जाएगा। लिखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द, पीछे लिख लो, कहीं भी लिखो एक बार जो लिखवा रहे, नेम एंड एड्रेस खुद से लिखो ना 5 पॉइंट, तब कॉन्फिडेंस आएगा। लिखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओरिजिनल ओनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री। अब बोले नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री भी, फैक्ट्री का हालत कैसा है, हालात कैसा है, टूटा फूटा है, खंडर है, कैसा हालात है, तो नेम एंड एड्रेस एंड सिचुएशन भी लिख देना ऑफ द फैक्ट्री। फिर उसके बाद हॉर्स पावर लिख लिया, टोटल रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड, टोटल रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स likely to be employed in the factory, number of workers likely to be employed in the factory, nature of manufacturing process लिखा, nature of manufacturing process, बोलो क्लियर है क्या? फिर और एक चीज इसके अंदर क्या बोला था कि मान लो अचानक से कोई नया, नहीं कम्युनिकेशन तो ठीक है, मान लो अचानक से कोई नया आया है फैक्ट्री का, समझ में आ रहा है, प्रोविजन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो कितने दिन के अंदर बोला था? 30 डेज ऑफ द आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। लिखो इसके नेक्स्ट लाइन में लिखना, however if any establishment comes within the scope of this act for the first time, any establishment comes in the scope of this act for the first time, then occupier shall send notice in writing, occupier shall send notice in writing within 30 days, within 30 days from the क्या, very good, from the commencement date, 30 days from the commencement date। क्लियर है? उसके अंदर थर्ड पॉइंट लिखो, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट में पूरा वो था नोटिस के बारे में, क्या क्या नोटिस भेजना है। सेकंड पॉइंट हो गया किसके बारे में, कि अभी नया नया ये परव्यू में आया है एक्ट के, तब उसके अंदर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। अब और एक पॉइंट मैंने बोला था, मैनेजर अगर नया अपॉइंट किया तो पॉइंट नंबर 3 लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर। लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर डैश, नोटिस कितने दिन में देना होगा? यस वेरी गुड, विद इन 7 डेज। लिखो नोटिस टू बी गिवन विद इन 7 डेज from the date when the manager takes the in charge, from the date when the manager takes the in charge। फिर लास्ट पॉइंट लिख लो, इसमें क्या बच गया बताओ? डीम्ड ऑक्यूपायर, डीम्ड मैनेजर लिखो, डीम्ड मैनेजर, नॉट डीम्ड ऑक्यूपायर, लिखो डीम्ड मैनेजर। डीम्ड मैनेजर लिखा, क्या बोला था? पर्सन discharging the duty, person discharging the duty, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो किसको मान लिया जाएगा? ऑक्यूपायर। तो क्या हो गया? पर्सन डिस्चार्जिंग द ड्यूटी ऑब्लिक ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। दोनों में से कौन भी क्या बन सकता है? डीम्ड मैनेजर। बताओ क्लियर है कि नहीं?
ठीक है ना? तो बताओ कितना चीज आज पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या क्या कि एक बार स्टार्टिंग से हम लोग रिवाइज करेंगे वेरी क्विकली एंड ब्रीफली। चलो स्टार्टिंग से एकदम, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ग्रुप, रिले और शिफ्ट क्या होता है। बताओ मेरे को, व्हेन द सेम नेचर ऑफ द वर्क इज बीइंग परफॉर्म बाय टू डिफरेंट सेट ऑफ वर्कर्स एट टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, तो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्ट। वेरी गुड। और डिफरेंट सेट ऑफ वर्कर को क्या बोलते हैं? रिले या फिर ग्रुप। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? 3 to 6। सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? कि वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? पावर दे रहा है कि वो रूल्स बना सकता है विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ द डे वेयर Indian Standard Time, which is 5.5 ahead of the Greenwich Mean Time, is not ordinarily observed. फिर क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि वो दो अलग अलग फैक्ट्री को एक फैक्ट्री ट्रीट कर सकता है, या एक फैक्ट्री को दो अलग अलग फैक्ट्री ट्रीट कर सकता है, खुद से भी कर सकता है या बाय अ रिटन क्या एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। फिर उसके बाद एसजी को पावर दे रहा है कि वो क्या कर सकता है? इट इज अ पावर टू गेट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एग्जेम्प्टेड ऑल द प्रोविजन और सम ऑफ द प्रोविजन एक्सेप्ट फॉर द सेक्शन 67 इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। पब्लिक इमरजेंसी मतलब कोई वॉर या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या कंट्रीज गेटिंग थ्रेटेंड। फिर हमने पढ़ा क्या? बताओ, एसजी के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? बताओ, रूल्स बना सकता है विद रिलेटिंग टू क्या? रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। फिर हमने पढ़ा कि एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना 4 टाइप के लोगों का दरकार है। दबंग लोगों का दरकार है यानी इंस्पेक्टर, फिर एमबीबीएस का दरकार है यानी कि क्या? सर्टिफाइंग सर्जन, और फिर भाई जो एक्ट में लिखा हुआ है वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर, उनका भी दरकार पड़ता है। ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर का दरकार कब पड़ता है? जब नंबर ऑफ वर्कर्स आर 500 or more than 500 workers are there in the factory which will be appointed by the occupier of the factory। फिर उसके बाद लास्ट में more than 1000, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नेचर ऐसा है जिसकी वजह से बॉडीली इंजुरी वगैरह हो रहा है वर्कर्स को। क्लियर है? और उसके पहले हमने क्या पढ़ा? इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टिंग स्टाफ या इंस्पेक्टर सेक्शन 8 और 9 में। सेक्शन 8 में लिखा है कि इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, उसको हम लोग क्या बना देते हैं? उस डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर। लेकिन स्टेट का एक क्या रहने वाला है? चीफ इंस्पेक्टर। इसके अलावा असिस्टेंस के लिए आप डेप्यूटी, ज्वाइंट, समझ में, एडिशनल इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। कौन अपॉइंट करेगा? ये सब स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है यहां तक? फिर हमने इसका क्या पढ़ा? बताओ, ड्यूटीज क्या है। तो इंस्पेक्टर का ड्यूटी क्या है? इमेजिन करो, वो क्या करे? कोई भी फैक्ट्री में घुसेगा, एग्जामिन करेगा, डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, क्या डॉक्यूमेंट ला कर दे, फिर उसके बाद सीज कर सकता है, फोटोग्राफी करेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, फिर आर्टिकल छुरी पड़ा उठाकर ले जाएगा अपने संग, प्रोहिबिट कर सकता है कि इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई आना जाना नहीं करेगा, या एनी अदर पावर एज में बी प्रेस्क्राइब। क्लियर है यहां तक? फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बताओ, सर्टिफाइंग सर्जन। सर्जन कौन हो सकता है? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ही कैन नॉट बी एन ऑक्यूपायर या वेस्टेड इंटरेस्ट हैविंग इन द फैक्ट्री। ये लोग क्या करते हैं? सर्टिफाइंग सर्जन यंग पर्सन का एग्जामिनेशन करते हैं और सर्टिफिकेशन करते हैं, या फिर पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन द डेंजरस प्रोसेस उसका एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर प्रीमाइसेस का एग्जामिन करते हैं जहां पे रिपीटेड केसेस ऑफ इलनेस का रिपोर्टिंग किया जा रहा है। वेरी इजी। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? कोई डाउट है? चलो हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बताओ, हो तो गया ये सारा, और कुछ बचा क्या इसके अंदर? अब डायरेक्टली हमने सेक्शन 7 पढ़ा, जिसमें क्या पढ़ा? ड्यूटीज। किसका ड्यूटीज पढ़ा? बताओ, ऑक्यूपायर का। पावर और ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। अब ऑक्यूपायर का क्या ड्यूटी है? 2 ड्यूटी। एक जनरल तो एकदम इजी है कि वो आकर क्या करेगा? प्रोविजनिंग करेगा प्लांट मशीनरी का, कि वो सेफ रहे, इंजरी नहीं कॉज करे वर्कर को, प्रीमाइसेस का सेफ्टी इंश्योर करेगा, फिर आर्टिकल हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्पोजल उसका इंश्योर करेगा, और लास्ट में वर्किंग कंडीशन का मॉनिटरिंग करेगा कि वो सेफ है कि नहीं। क्लियर? फिर अब हमने पढ़ा कि वो नोटिस इन राइटिंग उसको देना पड़ेगा, किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। कब देना पड़ेगा? 15 days प्रायर टू ऑक्यूपाइंग दैट पर्टिकुलर प्लेस और प्रीमाइस एज अ फैक्ट्री। नोटिस इन राइटिंग में वो क्या क्या लिख कर देगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओरिजिनल ओनर ऑफ द फैक्ट्री, और क्या देगा मेरे को बताओ? नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्या? नहीं, एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री वेयर द कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द फैक्ट्री कैन बी डन। मैनेजर का नाम, लिस्ट ऑफ द वर्कर्स जिसको आप रखने वाले हो, और ऑन एन एवरेज एक दिन में आप कितने वर्कर से काम करवाओगे वो भी लिख देना उसके अंदर। और फिर इसके अलावा क्या बोला था? नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वेरी गुड। ठीक है, और हॉर्स पावर, रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री या प्लानिंग टू बी इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री, पहले से सब डिटेल दे दो। क्लियर है? इसके अलावा क्या बोल रहा है? मान लो कि पहली बार ये पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्री एक्ट के परव्यू में आया है, तो 30 days आफ्टर द फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट उसको नोटिस इन राइटिंग भेजना पड़ेगा। मैनेजर अगर चेंज हो रहा है 7 दिन के अंदर नोटिस भेज दो इन राइटिंग चीफ इंस्पेक्टर को, कौन सा नया मैनेजर आया है। 7 दिन कब से चालू होगा? फ्रॉम द डे व्हेन ही टेक्स द इंचार्ज ऑफ द फैक्ट्री। और अगर मैनेजर नहीं है तो कोई भी जो मैनेजर का काम करे डीम्ड मैनेजर, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो ऑक्यूपायर को क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड मैनेजर। इससे इजी और नहीं हो सकता।
पूरा रिवीजन करवा दिया। सब याद हो गया क्या? प्रॉपरली अच्छे से आज लर्न करोगे, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है।